आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। बड़ी खबर पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां इस वक्त लोगों का गुस्सा भड़क उठा है और वो सड़कों पर उतर आए हैं। आज सुबह बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के घर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया था। उनका मासूम भतीजा मारा गया। परिवार बुरी तरह से जख्मी है। 7 लोग परिवार के इस वक्त अस्पताल में हैं। आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी तो ली है और परिवार का ये कहना है कि लंबे वक्त से वो डर के साए में जी रहे थे। 2 तस्वीरें, ग्रेनेड हमला और दूसरी तस्वीर विरोध प्रदर्शन। तानाशाही नहीं चलेगी, शोरगुजारी नहीं चलेगी, शोरगुजारी नहीं चलेगी। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। तूने मारा सालों को, तूने मारा सालों को। तो कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादियों की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। आतंकियों ने बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला किया। लोकतंत्र की मजबूत होती जड़ों के बीच आतंकियों की बौखलाहट साफ दिख रही है। मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका, मेरे बच्चे को बचाओ। इस दौरान मेरे भाई को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने बुज़दिली दिखाई है। एक बार फिर बता दिया कि वो कितने कायर हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सख्ती से बौखलाए आतंकियों ने बीजेपी नेता के घर पर हमला बोल दिया। ग्रेनेड से हुए हमले में बीजेपी नेता जसबीर सिंह के 4 साल के भतीजे की मौत हो गई। परिवार के 7 लोग घायल हुए हैं। उस वक्त शाम के 7:30 बजे थे। अंधेरा घिरने लगा था। बीजेपी नेता जसबीर सिंह का परिवार टेरेस पर बैठा था। तभी एक धमाके से चीख पुकार मच गई। घर का टेरेस खून से लाल हो गया। किसी को समझ आता उससे पहले आतंकी ग्रेनेड फेंक कर वहां से भाग निकले। आनन फानन में सभी को अस्पताल ले जाया गया। बताओ, बचाओ। मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका, मेरे बच्चे को बचाओ। घर वाले शोक में हैं, सदमे में हैं, मासूम को खो चुके हैं और कई और लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। कहीं जाता था 2 पुलिस वाले जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता था, लेकिन इस दौरान मेरे भाई को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। चाहे वो लीडर हो, मैं किसी को नहीं मानती, चाहे जो मर्जी हो। क्या करना लीडर से, क्या करना SHO से, क्या करना DC से? जब आया तो एक धमाका। मैं खाना खा, सब बैठे थे परिवार। औरत वेंटिलेटर पर है और उसके पूरे शरीर वगैरह जो टुकड़े लगे हैं। लड़के की टांग टूट गई है और उसके बाद जो है हम लोग हल्ला उल्ला डाला, लोग आए, गाड़ियां इकट्ठी की, हॉस्पिटल। कितने बजे हुआ ये 7:30 बजे के बाद ही हुआ है। आज पापा यहाँ पे खाना खा रहे थे, यहाँ पे ही आगे खाना खाने, मदर इधर बैठ के, तो सब ऐसा ही सिस्टम था। कल पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। जैसे मेरे ब्रदर दूसरे जो बीजेपी के अध्यक्ष है, वो जब यहाँ से यहाँ तक आए तो उसके बाद उधर से ग्रेनेड उसी टाइम थ्रो हुआ जब वो नीचे से फोन करता करता ऊपर आया। सर मेरा बच्चा अभी वापस नहीं आएगा। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी तेज कर दी है। पूरे इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक आतंकियों की कोई खोज खबर नहीं मिली है। फेंका गया है क्योंकि रोड साइड है घर, तो उसके एस्पेक्ट देखे जा रहे हैं कि ग्रेनेड कहां से थ्रो किया गया है। पुलिस ने FIR लॉन्च किया है और इसमें एक बच्चे की डेथ हो गई है, 7 लोग इंजर्ड हैं, एक ही फैमिली है। और इसमें देखा जा रहा है कि क्या इसमें क्या रीजन है, क्या है वो चल रहा है। देखें, जो शरारती लोग होते हैं वो तो कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को लिंक किया जाए और इस चीज़ को बढ़ाया जाए। ये सारी चीज़ों को कलेक्टिवली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इन तक पहुंचा जाएगा। हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट ने ली है। ये नया आतंकी गुट है। हाल के दिनों में इस आतंकी गुट ने कई बार सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। ये कायरों की तरह हिट एंड रन की रणनीति अपनाता है। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में कई बीजेपी नेता आतंकी हमले का शिकार हुए हैं। 12 अगस्त 2021 राजौरी, जसबीर सिंह के घर पर हमला, भतीजे की मौत, 7 जख्मी। 9 अगस्त 2021 अनंतनाग, गुलाम डार और उनकी पत्नी की हत्या, लश्कर के आतंकियों ने गोली मारी। 29 मार्च 2021 सोपोर, बीजेपी के पार्षद की हत्या, आतंकियों ने मारी गोली।
धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से घाटी में सुरक्षा बढ़ी है, उससे पाक परस्त आतंकी बौखलाए हुए हैं। ऐसे हमले इसी तिलमिलाहट को दिखाते हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि जब इस तरह के हमले हुए हों, नेता अक्सर निशाने पर रहा। खास तौर पर अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें तो हम आपको दिखाते हैं। जसवीर के घर पर 4 साल के भतीजे की मौत हो गई, ग्रेनेड हमला हुआ। परिवार के 7 लोग अभी भी जख्मी हैं, जिनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। 7 लोग घायल हैं। इस बीच इससे पहले 9 अगस्त 2021 कुलगाम में बीजेपी नेता रसूल और उनकी पत्नी गुलाम रसूल और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। 2 जून त्राल जब बीजेपी नेता राकेश मंदिरा की हत्या की गई थी। ये 2 जून का वाकया था त्राल में। सोपोर में 29 मार्च 2021 की अगर बात करें तो अर्बन लोकल बॉडी की बैठक पर हमला किया था और बीजेपी के पार्षद की हत्या कर दी गई थी। पुलवामा में 11 दिसंबर 2021 की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आतंकियों के निशाने पर तमाम नेता। और उधर अगर बात कुलगाम की जाए तो वहां पर भी सुरक्षा बलों को एक कामयाबी मिली है। बता दें कि 2 आतंकियों को मार गिराया गया है और कल आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर हमला बोला था। आज आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। गोलियों की तड़तड़ाहट, आसमान में धुएं का गुब्बार, हाईवे पर सुरक्षा बलों का एक्शन। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर बड़ी चोट की। कुलगाम में आतंकियों को घेरकर उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए, जबकि बाकी भागने में कामयाब रहे। कल शाम से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलगाम जिले के मलपोरा इलाके में अभी भी मुठभेड़ जारी है। दरअसल कल शाम को जब बीएसएफ के एक काफिले को निशाना बनाया गया था, उसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों हमलावरों को पास ही एक बिल्डिंग में घेरा हुआ था। कल शाम भी दोनों तरफ से गोलीबारी चलती रही और उसमें 4 लोग घायल हुए, जिनमें 2 सुरक्षाकर्मी और 2 आम नागरिक जो है वो शामिल थे। आज सुबह तड़के जब दोबारा मुठभेड़ शुरू हुई है, पुलिस का कहना है जब तक ये मुठभेड़ खत्म नहीं होगी तब तक फिलहाल ये जो यातायात के लिए जो ये हाईवे है उस पर ट्रैफिक को चलने की पाबंदी ही रहेगी और वो लोगों की सुरक्षा के लिए है। अगर देखें तो 15 अगस्त को लेकर जो है जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है और हर तरफ चौकसी और सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है, न सिर्फ नियंत्रण रेखा पर बल्कि साथ ही साथ शहरी और ग्रामीण इलाकों में। मारे गए आतंकी के पाकिस्तानी होने का शक है, जिसके पास से 2 रॉकेट लॉन्चर मिले हैं। इन दोनों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। कल दोपहर काजीगुंड में आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की जबरदस्त घेराबंदी कर दी। आतंकी जम्मू श्रीनगर हाईवे के पास एक गोदाम में छिप गए। सुरक्षा बलों ने सरेंडर के लिए कहा तो आतंकी गोलियां चलाने लगे। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए और हम लोग पुलिस सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट थी। जब बीएसएफ की कन्वॉय आ रही थी, एक बड़ा सा जो बिल्डिंग है वहां से 2 टेररिस्ट अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया। उसमें हमारा कोई इंजर्ड नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्स ने इसको पूरा घेर लिया। इनकाउंटर जारी हुआ। रात में जीओसी पिकअप फोर्स मैं खुद वहां मॉनिटर किया। हम लोग रॉकेट लॉन्चर यूज किए। मिलिटेंट को रात में न्यूट्रलाइज कर लिए, क्योंकि रात में सर्च करना मुश्किल था। से बहुत सारे सामान मिला, AK-47 मैगजीन, ग्रेनेड, RPG-7 का जो रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड मिला है। और ये इंसिडेंट शो करता है कि कितना बड़ा हादसा करने वाला था। बहुत दिनों के बाद RPGs का सेल मिला वहाँ पर और ये सिक्योरिटी फोर्स पुलिस मिल के बहुत सा बड़ा हादसा होने से बचा लिया है। कुलगाम में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म हो गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे भी साफ कर दिया गया, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। उस इमारत की तलाशी अब भी हो रही है जिसे आतंकियों ने ठिकाना बना लिया था। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। एक न्योता के आने वाले दिनों में राजनीति की दस्तक देने वाला बड़ा मुद्दा बनेगा।
कहानी यह है कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा पर मानवाधिकार आयोग ने ममता बनर्जी की सरकार और पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रखा है। दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी को इटली की राजधानी रोम में दुनिया को शांति का संदेश देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रण भेजा गया है। पिछले दिनों दिल्ली में बारिश के बीच पीएम मोदी खुद छाता लगाकर संसद पहुंचे और मीडिया से मुखातिब हुए थे। इसे उनके समर्थकों ने सादगी बताते हुए जमकर तारीफ की थी। खुद को प्रधानमंत्री के मुकाबले खड़ा करने में जुटी ममता ने इसका जवाब बाढ़ का जायजा लेने के लिए खुद पानी में उतर कर दिया। 2024 में विपक्ष का चेहरा बनने के लिए जोर लगा रही ममता बनर्जी की दावेदारी को मजबूत बनाने के लिए उनकी पार्टी इटली में इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस से आए बुलावे को बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। ममता बनर्जी को 6 और 7 अक्टूबर को रोम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया गया है, जहां वो पोप फ्रांसिस, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल जैसी दुनिया भर की शख्सियतों के बीच उपस्थित होंगी। निमंत्रण पत्र में ममता बनर्जी को महत्वपूर्ण चुनावी जीत और 10 साल से अधिक समय से सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण कार्य और शांति के प्रयासों के लिए बधाई दी गई है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल राजनीतिक हिंसा के लिए बदनाम हो, जहां पर सबसे ज्यादा सियासी हत्याएं होती हों, उस राज्य की मुख्यमंत्री को शांति सम्मेलन में बुलावा दिया जाना बीजेपी को नहीं पच रहा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से राजनीतिक हिंसा हुई थी, वो देश अभी तक नहीं भूला है। इसीलिए जब ममता को रोम से विश्व शांति सम्मेलन कार्यक्रम का निमंत्रण मिला, तो कोलकाता से दिल्ली तक राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। टीएमसी ने इसे फौरन देश के मान को बढ़ाने वाला बताया, तो बीजेपी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। सारा दुनिया में ये साबित हो गया कि भारत में दंगाबाजी, लूटबाजी, जबरदखल, गुंडाई का मैसेंजर है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और सारा भारत में जो शांति का बानी प्रचार करते हैं, शांति चाहते हैं और देश को शांति रखने के लिए जिसका जरूरत है 100 साल जीने का, उसका नाम है ममता बनर्जी। किसने बुलाया, कहाँ बुलाया, इटली किसकी जगह है, तो ये सारी मिली भगत जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आती है। और शांति का प्रतीक किसको बताया गया? जो पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अशांति फैला रही है, उसको शांति का प्रतीक कहते हैं। जो 10 वर्षों में यहाँ पर इतने खून हुए, इतनी हत्याएं हुई, क्या विदेश में बैठे पोप नहीं जानते? क्या उन्हें दिखाई नहीं देता? पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है। हाल ही में मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट भी राज्य की इस पुरानी बीमारी की तरफ इशारा करती है। मानवाधिकार आयोग की कमेटी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की स्थिति को कानून के शासन की जगह शासक के कानून का प्रदर्शन करार दिया था। सीबीआई से जांच की मांग करवाने की सिफारिश करते हुए कमेटी ने कहा कि इस मामले में मुकदमा राज्य के बाहर चलाया जाए। कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा कि सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों की तरफ से हिंसा मुख्य विपक्षी दल के समर्थकों को सबक सिखाने के लिए की गई थी, जिसमें लोगों की शिकायतों और पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर में भारी अंतर है। पश्चिम बंगाल में पहले लेफ्ट और अब ममता बनर्जी पर अपने सियासी विरोधियों के खिलाफ सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की दिलचस्पी इन इल्जामों का जवाब देने के बजाय फिलहाल रोम से आए बुलावे को राजनीतिक रूप से कैश करवाने में ज्यादा दिख रही है। आज तक ब्यूरो। देश के विकसित राज्यों में गिने जाने वाले महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान खुदकुशी करते हैं। खेती करने वाले किसान मर रहे हैं, मगर वही राजनेता खेती में हाथ डाल रहे हैं, तो लक्ष्मी बरसती है। अब ये कैसे होता है, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्ज के फंदे में झूल जाने वाले किसानों के लिए हर राज्य की राजधानी से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक राजनीति तो फलती फूलती है। किसान कुछ नहीं पाता, राजनेता सब कुछ पाते हैं। गवाही है कि महाराष्ट्र, जहां किसानों पर 1,54,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जहां देश में सबसे ज्यादा 38% किसान खुदकुशी के लिए मजबूर होते हैं, उसी महाराष्ट्र में 76% मंत्री अपनी कमाई का जरिया खेती और किसानी बताते हैं। ये बात सुनकर ही अचंभा होता है। और दावा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर उनके बेटे और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, डिप्टी सीएम अजित पवार, ताकतवर मंत्री छगन भुजबल, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे समेत महाराष्ट्र के मंत्री और उनके परिजनों के नाम पर जितनी कंपनियां हैं, उनमें सबसे ज्यादा कृषि से ही जुड़ी हैं। महाराष्ट्र में अगर मंत्री और उनके परिजनों के नाम कुल 161 कंपनियां दर्ज हैं,
तो इनमें 42% कंपनियों का संबंध सीधे कृषि क्षेत्र से है। सवाल उठता है, आखिर जब मंत्री और उनके घर वाले किसानों के नाम पर अलग अलग फैक्ट्री खोलकर कमा लेते हैं, तो किसान क्यों नहीं कमा पाता? किसान के लिए क्यों खेती घाटे का सौदा है? आज तक की टीम इस सच को जानने के लिए सबसे ज्यादा किसानों की खुदकुशी के लिए कुख्यात विदर्भ के अकोला जिले के किसानों के बीच पहुंची। यहाँ किसान प्रमोद पागरुत और गणेश राउत का जवाब सुनिएगा। राजकारणी पॉलिटिकल लोग क्या करते हैं, इसमें रहते तो ये जो योजना किसानों के लिए है, ये योजना खुद ही अपने नाम ले लेते, और उनको जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अधिकारी हो या तो फिर बैंक वाले डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, इनका उनका भाई साहब का काम पहले कर देते, क्योंकि वो मंत्री जी रह चुके रहते, आमदार रह चुके रहते, खासदार रह चुके रहते, तो उनका काम पहले करते। वो किसानों को लिए तो बोलते ये कागज ला, वो कागज ला। माल आता वो कम दाम में बेचना पड़ता, और नेता लोगों की जो फैक्ट्रियाँ है उसमें अगर गया तो उसका प्रोसेसिंग करके किसकी कुछ भी लो, सोयाबीन लो, कपास लो, उसके भाव दुगने हो जाते हैं। पूरा प्रॉफिट पूरा फैक्ट्री वालों को मिलता, किसानों को कुछ प्रॉफिट ही नहीं मिलता। यानी महाराष्ट्र के किसानों के मुताबिक मंत्री और नेताओं की कंपनी को उनके रसूख के दम पर हर सुविधा थाली में सजा कर मिलती है, और आम किसान तो सिंचाई का पानी और बिजली तक पाने के लिए दौड़ता रह जाता है। साथ ही किसान को उसी माल की कम कीमत मिलती है जिसके बदले नेताओं की फैक्ट्री धन उगलती है। पूरे देश में सबसे ज्यादा शुगर मिल अगर किसी राज्य में नेताओं से सीधे जुड़ी हुई है, वो महाराष्ट्र है। जैसे इसी शुगर मिल को लीजिए, ये स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से जुड़ी है। यहाँ किसानों को तुरंत गन्ने का पैसा तो मिल जाता है, लेकिन आरोप है कि शुगर मिल में नेता जो पैसा दूसरे प्रोडक्ट पर कमाते हैं, वो किसानों की जेब में नहीं पहुँचने पाता। शुगर फैक्ट्री में बाय प्रोडक्ट होता है, शराब बनती है, दूसरे पेपर बनता है, दूसरे कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट का हिसाब कोई भी नहीं देता कि किसानों के पास से गन्ना लेने का, उसे बाय प्रोडक्ट बनाने का और किसान को चूना लगाने का। यही मकसद बस महाराष्ट्र के शुगर फैक्ट्री या सहकार का है। ये तो हमारा दुर्भाग्य है। ये भी जानकारी आती है कि महाराष्ट्र के मंत्रियों की जो कंपनियां हैं, वो होटल के क्षेत्र में 4% है, शिक्षा की फील्ड में 2%, सर्विस देने के लिए 8%, ऊर्जा में 7%। सबसे ज्यादा कंपनी मंत्री और उनके घर वालों की 42% तक कृषि के क्षेत्र में। आखिर ऐसा क्या है कि नेताओं को खेती से जुड़ी फैक्ट्री और कंपनी खोलना ज्यादा फायदेमंद लगता है? नागपुर में किसान नेता विजय जावंधिया से हमने इस अहम सवाल का जवाब पूछा। ये अपना इनकम ये खेती में से बताते हैं, क्योंकि खेती के इनकम पर इनकम टैक्स नहीं है। नेताओं अफसरों की और पूंजीपतियों की खेती मुनाफे की इसीलिए है कि उनके पास में नंबर 2 का पैसा है, वो उसको नंबर 1 में कन्वर्ट करते हैं। अब बात सीधी सी ये आ जाती है कि अगर सत्ताधारियों के लिए वही खेती सोना उगलती है जिसके लिए महाराष्ट्र का किसान जान देने को लाचार होता है, अगर खेती वाली कंपनियों से सत्ता में बैठे नेताओं और घर वालों का जमकर विकास हो सकता है, तो फिर आम किसानों के लिए वही विकास मंत्र क्यों नहीं नेता और मंत्री बताते हैं? नागपुर से योगेश पांडे के साथ धनंजय सांवले, अकोला आज तक। बड़ी खबर पहले 15 अगस्त को लेकर पंजाब के शहरों और पाकिस्तान की सीमा के पास सुरक्षा सख्त कर दी गई है। आज अमृतसर के पौष इलाके रणजीत एवेन्यू में घर के बाहर मिला है हैंड ग्रेनेड। पुलिस के बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर ग्रेनेड हटाया और इसे सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया है। इसी के मद्देनजर पूरे पंजाब में अलर्ट, सरहदी इलाके जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, रणजीत एवेन्यू एक पौष इलाका अमृतसर का माना जाता है और वहां पर ये ग्रेनेड मिला है। सुरक्षा बल तुरंत सूचना पर वहां पहुंचे, इसको डिफ्यूज किया गया, हटाया गया वहां से। और इस बीच 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है पूरे पंजाब में, और पंजाब के साथ पाकिस्तान की सीमा जो लग रही है वहां पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती हो चुकी है। हैंड ग्रेनेड बरामद किया, घर के बाहर था ये हैंड ग्रेनेड, और फिलहाल बम निरोधक दस्ता तुरंत वहां पहुंचा और जिसके बाद इसको डिफ्यूज भी किया गया, वहां से ग्रेनेड हटाया गया है। घर के बाहर रखा गया था ये हैंड ग्रेनेड। तस्वीरें आपको रणजीत एवेन्यू की ही दिखा रहे हैं। अमृतसर का इलाका है, पौष इलाका रणजीत एवेन्यू का, जहां पर हैंड ग्रेनेड घर के बाहर रखा हुआ था
और दो तस्वीरें, सतेन चौहान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सतेन, बहुत पॉश इलाका है, हालांकि अमृतसर यहां से कुछ ही दूरी पर बॉर्डर भी है, लेकिन बहुत हैरानी की बात कि यहां पर घर के बाहर हैंड ग्रेनेड मिलना। देखिए नवजोत, ये पिछले कई दिनों से लगातार ऐसा सिलसिला चल रहा है। हालांकि पंजाब पुलिस ने साफ किया है कि 15 अगस्त को लेकर जो है पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकत हो सकती है, और हालांकि इस पूरे मामले की जांच भी चल रही है। मौके पर डॉग स्क्वाड को भी भेजा गया था, लेकिन इससे पहले अगर आपको याद होगा पिछले सप्ताह ही टिफिन बम मिले थे, जिनको ड्रोन के माध्यम से पंजाब में खासकर डाली के गांव में भेजा गया था, जो कि बिल्कुल अटारी के पास लगता हुआ है, और उसमें हथियार भी थे, पिस्टल्स भी थी, बुलेट्स भी थे, और टिफिन बम था जिसमें जिलेटिन की छड़ें भी शामिल थी। तो कहीं ना कहीं लग ऐसा रहा है कि 15 अगस्त को लेकर पाकिस्तान की तरफ से अक्सर 26 जनवरी 15 अगस्त पर इस तरह की हरकतें होती रहती हैं। हालांकि पंजाब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन अभी प्राइमा फेसी लग ऐसा रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं सीमा पार से 15 अगस्त को लेकर कुछ इस तरह की हरकतें हो रही हैं। और सतेंद्र, आपको याद होगा क्योंकि उस दौरान भी जिक्र हम यही कर रहे थे। देखिए, ड्रोन वाली साजिश एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में नजर आ रही पाकिस्तान की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ पंजाब से सटी जो सीमा है वहां पर भी ड्रोन वाली साजिश ही देखी जा रही थी। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान लगातार, खासकर अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में पाकिस्तान का हमेशा से यही जो है रवैया होता है कि किसी भी तरीके से लोगों के सेंटीमेंट्स को भड़काया जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये पहली बार नहीं है, इससे कई बार पहले ऐसा हो चुका है कि हथियार है। पिछले साल भी इसी तरह का वाकया हुआ था। गुरदासपुर हो, अमृतसर हो, जितना भी सीमावर्ती इलाका है वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से नशा और हथियार ये अक्सर भेजे जाते रहे हैं। सतेन, नजरा बना रखे, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं 15 अगस्त सुरक्षा सख्त। तो 15 अगस्त को लेकर शहर से लेकर सीमा तक भारी तैनाती कर दी गई है। सीमा पार वाली हर साजिश के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। तस्वीरें देखिए जम्मू कश्मीर के सांबा बॉर्डर की, जहां पर आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली हो, जम्मू हो, सांबा हो, श्रीनगर हो, पंजाब हो, हर जगह पर सख्त सुरक्षा। कश्मीर में आतंकी 15 अगस्त के जश्न में खलल डालने की साजिश रच रहे हैं, तो सुरक्षा बल शहर से सरहद तक मुस्तैद हैं। सांबा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की हर साजिश पर नजर है, फिर चाहे वो सीमा पार से ही क्यों ना हो। भारत पाकिस्तान सीमा पर टैक्टिकली चलते हुए बीएसएफ के जवान ट्रेडिशनल मींस पेट्रोलिंग की तो चल ही रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे हर पल पाकिस्तान का पैंतरा बदलता रहता है। कभी ड्रोन है, कभी टनल है, कभी इन्फिल्ट्रेशन है। इसी वजह से ये मुस्तैद रहते हैं ताकि हर उस खतरे को नाकाम कर सकें जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से उस जगह से आता है। साजिश ड्रोन वाली भी है और सुरंग वाली भी। सीमा पार से घुसपैठ के लिए आतंकी हमेशा ताक में रहते हैं, लेकिन सुरक्षा बल हर साजिश को नाकाम करने के लिए तत्पर हैं। सांबा सेक्टर में ये 125 मीटर की टनल जनवरी 2021 को मिली थी। आपको बता दें, यहाँ से एक इंसान आराम से निकल सकता है हथियार के साथ, और इस तरह के जो पैंतरे हैं वो पाकिस्तानी ऑपरेटर्स ने अपनाए हैं। लेकिन असली बात ये है, अगर आप आसपास इसका देखेंगे तो ये पूरा जो जंगली इलाका था इसको साफ कर दिया गया। लेकिन बीएसएफ का मानना है कि जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वो बिना पाकिस्तानी रेंजर्स के जाने बिना नहीं हो सकती है। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन
टनल के जरिए एक बात है, और अब जब बात आ रही है ड्रोन्स की, तो ये एक नया पैंतरा है जिस पर बीएसएफ की नजर ग्राउंड, अंडरग्राउंड और अब हवा में भी है। ये एक तीसरी आंख की जरूरत है जो कि टेक्नोलॉजी उसे प्रोवाइड कर रही है। आसमान पर मंडराते साजिश वाले ड्रोन पर भी सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। बीएसएफ के जवानों को ड्रोन की ट्रेनिंग भी दी गई है, जिसमें हर तरह के ड्रोन, उसके खतरे और निपटने के उपाय भी शामिल हैं। पीछे जो आप मेरे देख सकते हैं एक स्लाइड है जहां पे ड्रोन्स के बारे में बताया जा रहा है। हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पे 15 अगस्त से पहले पूरी तैयारी पर बीएसएफ जुटी है। हमारे साथ बीओपी के कमांडर हैं, उन्हीं से सीधा बात करते हैं। सर, इस तरह का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें बीएसएफ पर्सनल को क्या बताया जा रहा है? जी नमस्कार मैम। इसमें जो बेसिकली आज जो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जो तैयारियां हो रही हैं, उसमें जो एंटी ड्रोन जो एक्टिविटीज है उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आज जैसा कि सभी को पता है कि अभी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना वो नहीं हो पाया है, तो इसके लिए हमने मैनुअली कुछ इम्प्रोवाइज्ड तरीके से एक लेजर लाइट को लेके अटैचमेंट के रूप में गन के साथ में लगा के डायरेक्ट हम उसको लगाकर हिट करेंगे तो वो 100% है कि वो ड्रोन नीचे आएगा और उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ड्रोन को मार गिराने के लिए लेजर वाले गन भी तैनात किए गए हैं, जो पल में ही ड्रोन को मार गिरा सकते हैं। पाकिस्तान से आए हुए ड्रोन के हमलों से बचने के लिए बीएसएफ ने अब काफी इनोवेशन किया है। पीछे देख रहे हैं, ये एक एलएमजी गन है जो कि माउंट की गई है एक कंक्रीट पिलर पर, और ये 5 फीट के हाइट पर है और इस खंबे पे लगाया गया है। 360 डिग्रीज का एक कंफर्ट है। ये एक स्टेबिलिटी देता है ताकि हवा में अगर फायर करना हो, कहीं से ड्रोन आ रहा हो। अब ये भी एक बात है कि नाइट में यानी अंधेरे में अगर ड्रोन आ रहा है, उसको जो ब्लिंकिंग लाइट है उससे भी पता चलता है कि ड्रोन है। सर, किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है टेक्नोलॉजी? एक बात हुई, ये तो इनोवेशन हो गया। यस मैम, ये इनोवेशन है बिकॉज आज की डेट में ऐसा कोई अभी वो हमारे पास नहीं है, जो ऐसी कोई इक्विपमेंट आया नहीं है हमारे पास, मगर ये बहुत ही इफेक्टिव है मैम। जैसे आपने पहले ही बताया कि इसको जो है माउंट करने से इस पिलर से इसकी जो वाइब्रेशन और थरथराहट कम हो जाती है और जो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, और जैसे ही जवान को कोई लाइट वगैरह दिखती है तो ही कैन एम और उसको फायर करता है। देश आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयारी कर रहा है और हमारे सुरक्षा बल इस आजादी की रक्षा के लिए जी जान से मुस्तैद हैं। कमलजीत संधू, सांबा बॉर्डर, आज तक। तो 15 अगस्त सुरक्षा सख्त, कहां किस किस तरह की तैयारी है हम आपको दिखाते हैं। कमलजीत संधू मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं बॉर्डर से, हमारे साथ दिल्ली से हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े। लेकिन कमलजीत, पहले आपके पास, क्योंकि जहां आप मौजूद हैं वहां सुरक्षा बलों के लिए अब नया और सबसे बड़ा चैलेंज ड्रोन होगा। आप वहां पर हैं, ग्राउंड रिपोर्ट हमने देखी है, तैयारी कैसी वहां पर, सुरक्षा कैसी? 15 अगस्त से पहले चप्पे चप्पे पर यहाँ पे पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल मौजूद हैं। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में लगातार हमले हो रहे हैं। रजौरी में कल रात को हमला हुआ जहाँ पे 2 साल का बच्चा मारा गया। उससे पहले हमने देखा श्रीनगर में ग्रेनेड हमला हुआ, तकरीबन 10 लोग घायल हुए। उससे पहले हमने देखा किस तरह से पंच और सरपंच को टारगेट किया गया। तो एक तरह टारगेटेड किलिंग हो रही है, कॉप्स की हो रही है, पुलिस वालों की हो रही है, या फिर पॉलिटिकल लीडर्स की, बीजेपी वालों की हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का नया पैंतरा, किसी तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू हथियार भेजे जाएं, आईडी भेजे जाएं। एयरफोर्स स्टेशन में हमला सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार ये सॉटीज हैं, तकरीबन 40 सॉटीज एक साल में आई हैं, 25 इंटरसेप्ट हुई हैं। और अब जो इंडिकेशन है कि एमए स्टेडियम जहां पे ऑफिशियल फंक्शन है उसे टेरर रडार पे लाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जम्मू के अतिरिक्त मंदिर हैं जिसमें रघुनाथ मंदिर है। आपको याद होगा नवजोत 2002 में भी आतंकी हमला हुआ था, 14 श्रद्धालु उसमें मारे गए थे, 40 से ज्यादा लोग उसमें घायल हुए थे, फिदाइन अटैक था। लेकिन अब जो हमें पता चल रहा है अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू कि ये जो अब पैंतरा अपनाया जा रहा है कि आईडी को ड्रोन के जरिए भेजा जाएगा, उसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में या मंदिर के बाहर लगाया जाएगा ताकि जबरदस्त डैमेज हो और उसके अलावा कम्युनल टेंशन पैदा की जा सके। और इस सबको विफल करने के लिए बिल्कुल तैयार है यहाँ पे सुरक्षा बल और पुलिस। जी, बड़ा चैलेंज जिसकी तैयारी कमलजीत हमें जम्मू से बता रही थी। और इस वक्त हम आपको लाल किले की तस्वीरें भी दिखाते हैं। हिमांशु मेरे साथ वहां से मौजूद है। हिमांशु, सीधा हमें तस्वीरें दिखाइए। सुरक्षा 15 अगस्त के मद्देनजर कैसी है दिल्ली की?
इस बार लाल किला बदला हुआ सा है। हालांकि कोविड की वजह से पिछली बार भी बहुत कम यहाँ पर लोगों को बुलाया गया था, लेकिन इस बार आप देखिए बाहर से इस तरीके से चारों तरफ से पर्दे लगा दिए गए, यानी कोई भी अंदर देख नहीं सकता। दूसरी चीज ये देखिए, ये एंट्री पॉइंट एक छोटा सा बनाया गया है, ये मेन गेट था। यहाँ से अगर कोई पुलिस की कर्मी भी जो जा रहे हैं, जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है, तो उन्हें भी अलग से एक कार्ड दिया गया है, वो दिखा करके ही वो अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा मेन गेट देखिए, सबसे बड़ी चीज वो कंटेनर्स देखे आप, कंटेनर्स की एक पूरी लंबी चौड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है। 3 बड़े कंटेनर पहले नीचे लगाए गए हैं, जिन पे ट्राई कलर लगा दिया गया है, और उसके ऊपर आप देखिए अलग अलग छोटे छोटे 5 कंटेनर रखे गए हैं। तो पूरी तरीके से लाल किले को पैक कर दिया गया है, और ये काफी हद तक 26 जनवरी को भी ध्यान में रख करके किया गया है। इसके अलावा जो पूरा 10 किलोमीटर का इलाका है, जैसे आपको दिखाते हैं, ये सामने यहाँ पर देखिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो अलग से ये 15 अगस्त के लिए कई सारे कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। जो 10 किलोमीटर का पूरा रेंज है लाल किले का, वहां पर किसी का पहुंच पाना, अगर कोई आता है तो हर कोई इन कैमरों की नजर में जरूर आएगा, और लगातार राउंड द क्लॉक हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी। दिल्ली किस तरीके से तैयार है चाक चौबंद सुरक्षा, और सरहद पर किस तरह की सुरक्षा है? कमलजीत जानकारी दे रही थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान से जाने का फैसला क्या किया? तालिबान ने पूरी तेजी के साथ अफगान शहरों पर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी, और पिछले 1 हफ्ते में तो तालिबान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। 7 दिन में 10 बड़े शहर तालिबान के कब्जे में आ गए हैं। तालिबान का झंडा सफेद रंग का है। सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अफगानिस्तान में आजकल इस सफेद रंग को देखकर दहशत फैल जाती है। अब तक अफगानिस्तान के 10 शहर तालिबान के हाथ में जा चुके हैं। आज गजनी पर भी तालिबानियों का कब्जा हो गया। गजनी शहर के गवर्नर ऑफिस, पुलिस हेडक्वार्टर और जेल पहले सरकार के नियंत्रण में थी, लेकिन अब उस पर तालिबान के आतंकियों का कब्जा है। गजनी और काबुल की दूरी महज 150 किलोमीटर है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि तालिबान को काबुल पर कब्जा करने में 3 से 6 महीने का समय लग सकता है, लेकिन तालिबानी लड़ाके इस आकलन से भी तेज साबित हो रहे हैं। अफगानिस्तान की 34 प्रांतीय राजधानियों और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके तालिबान के निशाने पर हैं, और अफगान सेना चाहकर भी इसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रही। पिछले कुछ दिनों से 1 सप्ताह में करीब 10 प्रांतों के राजधानियों पर तालिबान का कब्जा हो गया है। वहां पर 34 प्रांत हैं पूरे अफगानिस्तान में, और उसमें 10 मतलब 1/3 के आसपास उनका कब्जा हो गया है। और जो भी है वो अपना, अगर जिले के हिसाब से देखा जाए तो करीब 200 से ज्यादा जिलों पर उनका कब्जा है। तो इसीलिए शिकंजा तो कसता जा रहा है। पहले कहा जाता था जो उनको काबुल तक पहुंचने में 6 महीने लगेंगे, फिर इसको 3 महीने कर दिया, और अब कल की जो अमेरिका से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं वो ऐसा लगता है, वो कहते हैं 1 महीने में भी हो सकता है। इस वीडियो को भी देखिए, ये अफगानिस्तान की व्यवस्थाओं को रौंदते तालिबान का वीडियो है। ये वीडियो बताता है कि अफगानिस्तान के शहरों में कितनी तेजी से तालिबान की सत्ता काबिज हो रही है। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि तालिबानी आतंकी कंधार जेल को तोड़ चुके हैं। कंधार जेल पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने जेल में बंद खूंखार अपराधियों को आजादी का गिफ्ट दिया है। एक एक कर तमाम कैदी सलाखों से बाहर निकले, और तालिबानी लड़ाकों ने अपराधियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए अपनी खुशी के इजहार में ठहाके लगाए। ये वही जेल है जहां से कुछ दिन पहले आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने रिपोर्टिंग की थी। तब तालिबान कंधार जेल को घेरकर राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग कर रहा था। दरअसल जो जेल हमारे पीछे यहाँ पर है, इसमें जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स तालिबान के हैं, यानी वो नेता जो अलग अलग तालिबान के दौर में सरकार में थे या फिर सरकार चला रहे थे, वही जो है यहाँ पर बंद हैं। और तालिबान जंगजू जो हैं, तालिबान मुजाहिदीन जो हैं, फाइटर्स, वो ये चाहते हैं कि उनको यहाँ से छोड़ दिया जाए, और अगर
सरकार उनकी वो मांग नहीं मानती है तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं तैयारी में जुटे हैं। इस जेल की आप घेराबंदी देख लीजिए, इतनी सारी जो है चारों ओर से इसी तरह पत्थरबंद गाड़ियाँ यहाँ पर अफगान फौज और अफगान पुलिस की तरफ से रखी गई हैं। तो यहाँ पर जो है कंधार सबसे ज्यादा जो है संवेदनशील एरिया इसलिए बना हुआ है। यहाँ चाहे फिर अलग अलग देशों के दूतावास हो वो खाली हो चुके हैं। जो अधिकतर लोग हैं इस कंधार शहर के वो यहाँ से निकल चुके हैं। अब आम जनता यहाँ रहती है और अगर सड़कों पर किसी का राज चलता है तो एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान की सेना का और दूसरी तरफ तालिबान। तालिबान ने हाल ही में अफगानिस्तान के कम से कम 6 शहरों से लगभग 1000 अपराधियों और नशीली दवाओं के तस्करों को रिहा कर दिया है। इस खतरे को देखते हुए अफगानिस्तान की सरकार ने हाल ही में 3000 से ज्यादा तालिबानी कैदियों को कंधार जेल से काबुल शिफ्ट कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी कंधार जेल में सैकड़ों तालिबानी बंद थे। तालिबान ने बहुत तेजी से अफगानिस्तान के शहरों पर एक कर स्ट्राइक की है। अफगानिस्तान के बड़े शहरों में से एक लश्करगाह में अफगानी सेना को पीछे धकेलते हुए तालिबान ने पुलिस मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। वहां कुछ सुरक्षा कर्मियों ने आत्मसमर्पण किया तो कुछ ने छिपकर जान बचाई। कुंदूज प्रांत का ज्यादातर हिस्सा और कुंदूज एयरपोर्ट अफगानिस्तान के हाथ से निकल गया। भारत ने अफगान सेना को जो हेलीकॉप्टर दिया था उस पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया। हालांकि ये हेलीकॉप्टर किसी काम का नहीं है क्योंकि इसका इंजन और पुर्जे अफगान सेना ने पहले ही निकाल दिए थे। चाहे पश्चिमी अफगानिस्तान का शहर फराह हो या उत्तरी अफगानिस्तान के बगलान प्रांत का शहर पुले खुमरी, इन शहरों में चारों तरफ बेखौफ तालिबानी दिख रहे हैं। फराह प्रांत के मंत्री हुमायूं शाहीजादा के अनुसार पूरा फराह शहर तालिबान के कब्जे में चला गया है। उधर मजार शरीफ पर भी बड़ा खतरा है। ऐसे नाजुक हालात में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने वहां का दौरा किया है और अफगान आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बदल दिया है। जाहिर है दबाव बहुत ज्यादा है। यूरोपीय यूनियन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अफगानिस्तान के कम से कम 65% हिस्सों में तालिबान का कब्जा हो चुका है। जाहिर है खतरा बड़ा है। अफगान सेना अगर इसी तरह एक कर अपने इलाके को गंवाती रही तो वो दिन दूर नहीं जब तालिबान काबुल तक पहुंच जाएगा। अमेरिकी सेना के आकलन के मुताबिक अगले महीने तक काबुल पर दबाव तेज हो सकता है। अमेरिका इससे चिंतित तो है, लेकिन अफगानिस्तान के मसले पर अब उसकी दखल देने की कोई योजना नहीं है। यानी अमेरिका का संदेश ये है कि तुम्हारी मुसीबत है, तुम ही संभालो। The reason why not is because it's their country to defend now. This is their struggle. The commander-in-chief has given us a new mission, and that mission is to draw down by the end of this month, and that's where we're moving to. What it looks like beyond that, I'm simply not going to speculate. But this is their country. These are their military forces. These are their provincial capitals. Their people to defend. गजनी के कब्जे के बाद आम अफगानिस्तानियों की उम्मीदें टूट गई हैं। लोग सोच रहे थे कि काबुल और आसपास का क्षेत्र तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन आने वाले समय में इस उम्मीद पर पानी फिर सकता है। अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।